तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार एलएलबी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो हम अभी आपका देख रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे उत्तराखंड का जो मेंस का आपका जो पीसीएस का पेपर है, आपका उत्तराखंड फर्स्ट स्पेसिफिक, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और 7 क्लास हमारी हो चुकी है। कल हमने देखा ब्रिटिश का, हमें शुरू कर दिया था, और आज हम 8वीं क्लास में जो ब्रिटिश का जो चीज़ें आपकी रह जा रही है, आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, उन्हें हम आज खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे चाहे आपका जल प्रबंधन को लेके हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेके हो, चाहे आपको शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके हो। ठीक है, तो बिना देरी के इन फटाफट आप जो टॉपिक्स हैं आपके ये मेंस के ब्रिटिश को लेके, उनका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जल प्रबंधन, तो इसका हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे किस तरीके से आपका ये शुरू हुआ। सामंतशाही शासनकाल में किस तरीके से था, ब्रिटिशों के टाइम पे किस तरीके से ये चीज़ें आपको इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको जो हम जब ये बात करेंगे यहाँ पे हम जब देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, हम्म, तो हम जब देखते हैं कि सामंतशाही जो शासन काल था उसमें जो कुमाऊं में आपको जो शासन का जो भूमि पर जो है सामान्य अधिकार प्रतिस्थापित था। ठीक है, किसका, शासन का। ठीक है, उस टाइम पे लेकिन जो जल आपका हो गया और जो प्राकृतिक संसाधन आपके हो गए, जैसे आपके गूल हो गए, नौले हो गए, धारें आपकी हो गई, जो झीलें, कुंड और जो खाल जैसे सीमार गजार जैसे, और जो पंचक्कियाँ, इन जैसे संबंधित जो आपके संचालन संबंधित जो अधिकार हम कह सकते थे, वो आपके स्थानीय समुदाय के पास था। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो मालिकाना अधिकार आपको देखने को मिलता है आपके सामंतशाही शासनकाल में, वो आपका जो स्थानीय समुदाय था उसके पास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनके पास आपका जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका मालिकाना अधिकार जो और व्यवस्थापना के जो शक्ति थे, वो उनके प्रयोग के अधिकार आपका जो लोकल थे उस टाइम पे, जो हम कह सकते हैं जो स्थानीय समुदाय थे, उनके पास वो था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं, तो प्रारंभ में क्या होता है कि ब्रिटिश काल जब हम देखेंगे, तो प्रारंभ में ब्रिटिश क्या करते हैं कि वो अंग्रेजों द्वारा जो जल प्रबंधन के क्षेत्र जो था उसे जनमानस के जो आपके स्थानीय आपके जनमानस है, समुदाय है, उनमें उनके अधिकारों को तो परंपरागत बनाए रखा। ठीक है, और जिस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको चीज उसमें देखने को मिलता है कि जो स्थानीय रूप से आपके जल विवाद थे वो होने, तो जाहिर सी बात है आपके जल विवाद देखने को मिलते हैं जो आपके स्थानीय समुदाय उनके बीच होते ही हैं, वो फिर जन्म लेते हैं। ठीक है, उनके पश्चात क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो उस क्षेत्र में आपका कुछ कदम उठाती है जल संसाधन के क्षेत्र में। ठीक है, अब जिसमें आपका जो राजा प्रजा के संबंध जो पहले थे वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं इन कदमों से जो ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे उठाती है। ठीक है, अब मालिकाना हक हो गया एवं जो व्यवस्थापना के अधिकार जो आपके थे, अब जो स्थानीय समुदाय के पास थे वो बदल गए पूरी तरीके से। ठीक है, अब राज्य का जो था वो प्राकृतिक संसाधनों पर आपका एकाधिकार स्थापित हो गया, ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके संबंध में अंग्रेजों द्वारा क्या है कि समय समय पर कुछ नीतियां बनाई गई, और उन नीतियों को हम देखते हैं जल प्रबंधन के तहत। तो 1817 का जो 1917 का जो पहले आपका जो कुमाऊं का जल आपका जो वो था नियम आपका, एक मिनट थोड़ा सा ये, ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं आपका 1917 का आपका जो कुमाऊं वाटर जो आपका लॉ था, कुमाऊं जल नियम था आपका, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा ये आपका लाया जाता है, जो कुमाऊं जल नियम 1917 वाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, तो इसमें आपको जो जल संसाधन के जो नियमित जो करण हेतु ये लाया जाता है, जो आपका अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 था, उस अधिनियम के तहत आप कह सकते हैं कि पहली बार क्या होता है आपका, पहली बार जब आप देखोगे, ठीक है, तो पहली बार ये होता है कि आपका जो 1917 में आपके नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और जब नियम आपके बनाए गए, ठीक है, तो इन नियम का उद्देश्य क्या था, इनका जो उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक आपके जल संसाधन आपके हैं और उन पर जो परंपरागत अधिकार है, तो उनको समाप्त किया जाए, और उनको समाप्त करके राज्य का जो स्वामित्व है उस पर वो उन स्रोतों पे या उन संसाधनों पे स्थापित किया जाए। ठीक है, एवं जो जल संसाधनों के जो किसी भी स्वरूप का जो उपयोग है वो कानून के दायरे में लाया गया था। तो 1917 में आपका जो कानून जो नियम लाया गया जल वाला कानून, कुमाऊं जल नियम, उसमें ये प्रावधान किए गए। ठीक है, अब जब ये नियम लाए गए तो इन नियमों के तहत आपका क्या हो कि यद्यपि जल संरक्षण आपका हो गया, जल स्रोत हो गया, इनके प्रबंधन एवं जो जल प्रदूषण था उसके नियंत्रण पर बल तो दिया गया, किंतु आपको जो सिंचाई में जो प्रयुक्त आपके जो नहरें वगैरह हो गई, जो पंचक्कियाँ हो गई, ठीक है, तो इन दोनों को क्या है पृथक रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, किसमें 1917 वाला जो आपका कुमाऊं जल नियम था। ठीक है, और जो उसमें इसे स्पेसिफिक आपका डिफाइन नहीं किया गया था इसके बारे में, चाहे वो नहरें हों, जो पंचक्कियाँ हों। फिर क्या होता है कि इस कारण क्या होता है कि जो आपके सिंचाई नहरें हो गई, जो पंचक्कियाँ हो गई, उनसे संबंधित जो विवाद थे वो लगातार होते रहते थे, वो होते रहे। ठीक है, क्योंकि उनके संबंध में कोई कानून वगैरह कोई नियम उस नियम में डिफाइन नहीं थे। तो फिर क्या होता है कि इन्हें पुनर्वासित करने के लिए क्या करते हैं कि 1930 में क्या होता है कि पुनः आपका जो कुमाऊं जल नियम 1930 वाला
वो लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? आपको जो नहरें वगैरह हो गई, जो पंचक्कियाँ हो गई, उनसे संबंधित आपको जो पुनः ये 1930 में आपका बनाया जाता है। ठीक है, ये नियम आपके बनाए जाते हैं। अब इसमें आप जब देखोगे तो पंचक्कियों को जो है सम्मान दिया गया, इसमें इसमें संबंधित कानून जो अधिक थे वो अधिक विस्तृत बनाए गए, और जो पंचक्कियाँ थी उन पर भी आपका जो वार्षिक लगान की दरें भी आपकी निर्धारित की गई 1930 का जो आपका ये कुमावजन नियम था उसके तहत। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है? अब जल के संबंध में क्या होता है कि जो आपका ब्रिटिश नीतियाँ थी, तो इन नीतियों ने क्या किया कि सामाजिक अशांति का काम किया। जब सामाजिक अशांति का काम किया तो जल विभागों ने आपके जो स्थानीय संसाधनों पर जो स्थानीय अधिकार थे वो आपके रोक दिए। अब जब ऐसा हुआ तो जो लोग थे वो शीघ्र ही संगठित हो गए इन चीज़ों के लिए, और फिर उन्होंने क्या किया, जो वन कानून आपके आंदोलन हम देखते हैं, वन कानूनों का विरोध शुरू किया। जल जैसे जितने भी ये नियम वगैरह आए इनका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया स्थानीय समुदाय लोगों ने। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब जब हम आगे देखते हैं तो उत्तराखंड का आपको पता ही है कि उत्तराखंड एक प्रचुर जल संसाधन की मात्रा वाला राज्य है। यहाँ अपार संख्या में आपको जल संसाधन देखने को मिलते हैं, नदियाँ देखने को मिलती है, ग्लेशियर वगैरह देखने को मिलते हैं। किंतु यहाँ पर जल प्रबंधन आपका जो एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जल प्रबंधन का उद्देश्य आप जब देखोगे तो जल का उचित संरक्षण हो गया, उपयोग हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम जो देखेंगे उपयोग हो गया। ठीक है, और इसका जो वितरण आपका है उसको क्या है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, उत्तराखंड में, ताकि जो प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके और जो पेयजल और जो सिंचाई हेतु जो पर्याप्त जल है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, लेकिन जब हम देखेंगे जो आपका जल प्रबंधन था, ठीक है, जो जल प्रबंधन था उसमें उत्तराखंड में जो अनेक चुनौतियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि हालांकि जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पे आपका अपार संभावना है जल स्रोतों को लेकर, जल से संबंधित आपको असंख्य आपको नदियाँ मिलती है, सदा नीरा नदियाँ मिलती है, ग्लेशियर आपको भारी संख्या में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो है आपका जो यहाँ पे पेयजल और सिंचाई हेतु पर्याप्त जल प्राप्त होने के बाद भी जल प्रबंधन में उत्तराखंड में अनेक चुनौतियाँ बनी हुई है। तो सवाल आपका बन सकता है कि जो जल प्रबंधन में उत्तराखंड में जो चुनौतियाँ बनी हुई है उनका आप चर्चा करो, उनके बारे में डिस्कस करो। तो जो प्रमुख आपकी चुनौतियाँ आप देखते हो जल प्रबंधन में उत्तराखंड में कौन कौन सी है? एक तो आप देखते हो जो भूजल का अतिक्रमण आपका हो रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखोगे तो भूजल का स्तर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जब ये कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, तो इससे जल संकट आपका उत्पन्न होगा, जायज़ सी बात है। अगला ये बोल रहा है जो ग्लेशियर है वो भारी मात्रा में पिघल रहे हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर आपके हैं वो लगातार आपके क्या है पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे बाढ़ और सूखे जैसी अब जो आपकी समस्या है वो आपकी उत्पन्न होती जा रही है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा आपका अगला आप देखो तो जो बाढ़ और जो भूस्खलन है, तो मानसून के समय क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा हो जाती है। इस पर आपने देखा ही होगा कि कितना भयंकर बारिश तबाही अभी उत्तराखंड में देखने को मिली। उसके कारण आपको बाढ़ हो गया, भूस्खलन की समस्या आपकी उत्तराखंड में होती रहती है, जो क्या करता है कि जल प्रबंधन को आपको कठिन बना देती है। ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है। जल वितरण की असमानता, तो राज्य में आप देखोगे तो अनेक आपकी सदा नदियाँ हैं, उन नदियों की होती हुई भी क्या है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जल वितरण की जो समस्या अभी भी हाल में बनी हुई है, वर्तमान में आपको देखने को मिलती है। लोगों को पेयजल तथा जो सिंचाई हेतु क्या है पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो जल वितरण की समस्या है वो भी आपके वर्तमान समय में आपको जो जल प्रबंधन के समक्ष एक बनी हुई है। अब वर्तमान समय में हम जब देखेंगे तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है जल प्रबंधन के क्षेत्र में आपका रणनीतिक क्रम में कुछ कदम उठाए गए हैं जिसके बिंदु निम्न है। अब सरकार के द्वारा देखेंगे तो सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं जल प्रबंधन को लेकर उत्तराखंड में, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस सब देखेंगे तो सरकार के द्वारा क्या किया भाई, सरकार ने क्या किया कि जो वर्षा जल आपका हो गया संचयन तकनीक हो गया, वर्षा जल संचयन तकनीक उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के जो जल संकट को कम किया जा सकता है। जल संरक्षण को आपको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा जो अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, चाल खाल योजना आपको है, चेक डैम योजना आपकी है, टैंक निर्माण आदि आपकी जो प्रमुख योजनाएं आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाकों में आपको जो भूजल पुनर्भरण आपको उसको भी प्रोत्साहित करने हेतु क्या है आपको जो वन क्षेत्र आपके हैं उनको आपको सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको जो हरेला उत्सव है उसमें जोर शोर से आपको जो वृक्षारोपण है वो किया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसके अलावा सटीक खेती आपकी होगी। ठीक है, आपको जो ड्रिप सिंचाई होगी, इन आधुनिक जो तकनीकें वगैरह है इनसे पानी की बर्बादी को कम किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो सरकार ने अधिक योजनाओं आपकी जैसे अटल भूजल योजना आपकी हो गई है, नमामि गंगे परियोजना आपकी हो गई है, पेयजल मिशन हो गया,
हर घर नल से जल की आपकी जो योजना होगी, इन परियोजना के माध्यम से क्या कर रहा है, जो जल संसाधन आपके हैं उनके सतत एवं जो प्रभावी उपयोग को आपको सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य तो ना केवल आने वाली पीढ़ियों तक संसाधनों को पहुंचाना है, अपितु तो उत्तराखंड में आपदाओं के प्रभाव को भी कम करना है। तो ये आपका बेसिकली जल प्रबंधन का टॉपिक था उत्तराखंड से संबंधित, जो मैंने यहाँ पे लिंक करके बीच में आपको थोड़ा सा बता दिया। तो जल प्रबंधन को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं। ब्रिटिश का हम जो देख रहे थे वही आपको अर्थव्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य वाला। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं नोट्स पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इतना देख रहे हैं हमने। अब एक मिनट, ये थोड़ा सा ठीक है, अब जो ये बोर्ड है ब्रिटिश काल का, हम जो आपका सेक्शन बचा हुआ था, एक तो अर्थव्यवस्था बचा हुआ था, एक शिक्षा बचा हुआ था और एक आपको स्वास्थ्य। तो इन तीनों टॉपिक को आपको देखना है मेंस के लिए, कैसे आपके इन तीनों टॉपिक्स को लेके आपके कैसे सवाल बन सकते हैं, किस तरीके से आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। तो पहले हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन की जो अर्थव्यवस्था थी, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो एक तो आपको देखना है कि जो भूमि व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपकी अर्थव्यवस्था आपको देखना है। तो ये अर्थव्यवस्था की आपको रीड देखने को मिलती है ब्रिटिश टाइम पे। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, भूमि को आपका जो है मुख्य राजस्व का स्रोत माना। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। गढ़वाल में आप देखते हो तो आपका माल गुजारी प्रथा लागू थी, गाँव के जो प्रधान वगैरह हुए उनसे आपका लगान वसूला जाता था। कुमाऊं में आप देखोगे तो वहाँ रेगत वाली व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ भूमि तो सीधे आपके सरकार को लगान देते थे। भूमि को आपको जो भारी मूल्यांकन, आप सेटलमेंट, हम जो भूबंदोबस्त कह रहे हैं, वो बार बार किया गया। उससे किसानों पर आपका जो कर का बोझ था वो कर की दर आपकी हर बार हर बंदोबस्त के साथ आपकी वो बढ़ाते चले गए। तो भूबंदोबस्त में आपको थोड़ा सा ये, आपको भूमि व्यवस्था में आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। ठीक है, कृषि हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का सेकंड पार्ट। इसमें क्या हो, तो खेती इस टाइम पे आपका जो वर्षा आधारित थी, सिंचाई के साधन यहाँ पे बहुत कम सीमित थे। नकदी फसलों की खेती आपकी जो होगी, अफीम हो गया, चारू हो गया, आलू हो गया, चाय वगैरह हो गया, इनको बढ़ावा तो मिला, लेकिन जो अंग्रेज थे वो व्यापार कर सके अपने फायदे के लिए। ठीक है, परंपरागत जो धान आपका था, झंगोरा था, मंडुआ था, इस जैसे जो मोटे अनाज थे, इसकी खेती को आपका नजरअंदाज किया, ज़्यादा फोकस आपके इन पे किया गया जो नकदी फसलें थी। ठीक है, तो कृषि में आपको ये देखते रहना है। वन आपको जो अर्थव्यवस्था थी किस तरीके थी, तो ब्रिटिश शासन में जब देखोगे आप, तो उत्तराखंड के जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा शोषण जो हुआ था वो वनों का हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा जानते हैं ना, इसीलिए ये वनों वाला जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपके जो प्रमुख आपके वन आंदोलन वगैरह हुए, इसीलिए यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, 1864 में आप देखते हो तो आपको जो वन विभाग की स्थापना होती है। 1878 1927 में आपका भारतीय वन अधिनियम आपके लाए जाते हैं। इसके अलावा देवदार आपका हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, और चीड़ की जो लकड़ी थी वो रेलवे स्लीपर आपका हो गया, जहाज हो गया, और जो ब्रिटिश उद्योग थे उनके लिए आपका भारी मात्रा में काटी गई उत्तराखंड के जंगलों से। ठीक है, गांव के लोग आप जो थे उनका जो परंपरागत वन अधिकार थे वो छीन लिए गए। लकड़ी का हो गया, चाहे घास का हो गया, चारा का हो गया, शिकार का हो गया, इस सब पे आपका रोक लगा दी गई। उनके जो परंपरागत आपके जो स्थानीय अधिकार थे उनको ब्रिटिशों द्वारा छीन लिया गया गाँव का। ठीक है, वन अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इससे क्या हुआ, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इसकी वो संकट में आई। इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हो कई आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं, जितने आपके वन आंदोलन आप देखते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है कि वन अर्थव्यवस्था किस तरीके से आपके ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने क्या क्या यहाँ पे काम किए, जिससे उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। खनन और प्राकृतिक संसाधन की बात करें अर्थव्यवस्था में, तो ब्रिटिशों ने आपको उत्तराखंड में तांबा हो गया, लोहा हो गया, चूना पत्थर, इन सब का खनन वगैरह किया। अब चूना पत्थर का आपका बड़ा निर्यात वगैरह आपको देखने को मिला, यहाँ सीमेंट उद्योग में उसका उपयोग हुआ। खनन से जो स्थानीय लोग थे उनको मजदूरी वगैरह तो मिली, लेकिन जो संसाधन थे उस पर आपका जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से अंग्रेजों का रहा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना। व्यापार और बाजार की बात की जाए तो तिब्बत से लगती जो सीमा थे उनके कारण क्या हुआ, उत्तराखंड का व्यापार जो आपका पहले से आपका सक्रिय था, हम चंद और पवार के टाइम में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशों ने क्या किया, तिब्बत के साथ जो आपके व्यापार मार्ग थे, जैसे लिपुलेख माना जो इधर हो गया, उनको नियंत्रित करना शुरू किया। ठीक है, ऊन आपका हो गया, नमक, जड़ी बूटियाँ, पशु और ऊन का व्यापार आपका जो इन सीमावर्ती जो क्षेत्र थे इनसे आपका किया जाने लगा। अंग्रेजों ने क्या किया, जो स्थानीय व्यापारी थे उनको हाशिए पर धकेला और अंग्रेजी कंपनियों और बिचौलियों को लाभ पहुंचाना शुरू किया। तो जो आपके स्थानीय व्यापारी थे उनको तो नुकसान हुआ भारी मात्रा में, जो लेकिन जो अंग्रेजी कंपनियां थी और उनके जो बिचौली थे उनको काफ़ी मात्रा में आपको इस व्यापार और बाजार से आपको लाभ देखने को मिलता है। ठीक है,
कुटीर उद्योग और शिल्प की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपको पता है कि पहले से आपका जो ये कुटीर उद्योग रह जाए, ऊन से संबंधित हो, ऊनी वस्त्र आपका हो गया, पिछोड़ा पंखी वगैरह हो गया आपका, तांबे के बर्तन आ गए आपके हो गए, रिंगाल संबंधी आपके उपकरण हो गए, लकड़ी की कारीगरी हो गई, ये सब आपका पहले से प्रचलन था। अब ब्रिटिश शासन ने सस्ते जब यूरोपीय माल इसकी आमद से क्या हुआ कि स्थानीय आपके जो कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे आपके विलुप्त होते गए, नष्ट होते गए, ठीक है। ग्रामीण लोग आजीविका के लिए अब क्या है, खेती और जो है आपकी मजदूरी उस पर निर्भर होते गए। तो आपको एक कुटीर उद्योग और शिल्प में आपको ये जानते रहना है। कर और लगान की बात की जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया, भूमि कर हो गया आपका, वन कर आपका हो गया, चराई कर हो गया, इन जैसे आपके कई सारे नए कर लगाए उन्होंने, लगान संबंधी लिया गया। यहाँ तक कि वो नमक और शराब पर जैसी वस्तुएं थी उन पे भी उन्होंने कर वसूला, ये आपको जानते रहना है। और किसानों पर क्या हुआ कि जब भारी बोझ पड़ा इसका, और इससे क्या हुआ, आपका आर्थिक असमानता थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। आर्थिक शोषण और परिणाम, अब किसानों और ग्रामीणों की जब दरिद्रता बढ़ी, इससे आपकी कर्जदारी इनकी बढ़ती चली गई, वन और जो कृषि अधिकार थे वो छिनने लगे, उससे बड़े पैमाने पर आपका पलायन शुरू होता है, ठीक है। स्थानीय उद्योग आपके नष्ट हो गए, लोग मजदूरी पर आपके निर्भर हो गए, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। अंग्रेजी राज की संसाधन जो आपूर्ति करने वाली जो आपकी एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। तो अब जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी चरमरा गई, और जो बेसिकली बन के रहेगी वो सिर्फ इतना बन के रहेगी, जो क्या करती थी, अब अंग्रेजी राज्य की संसाधन आपूर्ति करने वाली एक उपनिवेशी आपकी अर्थव्यवस्था बन के सिर्फ रह गई। और ब्रिटिश शासन काल में आपका जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो क्या था, वो सिर्फ शोषण ही था, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट आपको उत्तराखंड की जब अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे ब्रिटिश टाइम पे, तो आपको इन बिंदुओं का आप उल्लेख करना है, इनको आपको अपने आंसर में डालना है, ठीक है। चाहे आपको शुरू से हम बताएंगे, अगर भूमि व्यवस्था को लेके आपका हो, कृषि में आपको बताना है, वन अर्थव्यवस्था का बताना है, आपका खनन प्राकृतिक संसाधन, व्यापार बाजार को लेके, कुटीर उद्योग का हनन हो गया, कर लगान का हो गया, इसके साथ ही आपका जो आर्थिक शोषण वगैरह उनका परिणाम, इन सबको आपको बताना है जो ब्रिटिश आपकी अर्थव्यवस्था की बात आएगी, ठीक है। अब कंक्लूजन आपको एक दे देना फिर एंड में कि भूमि से लगान, वनों से लकड़ी, खनिजों से धन और जो व्यापारिक मार्गों से राजस्व, सब कुछ अंग्रेजों के हित में चला गया। इसका सीधा परिणाम क्या हुआ कि किसान गरीब, उद्योग नष्ट और ग्रामीण समाज जो स्थापित होगा, ठीक है। जबकि ब्रिटिश हुकूमत थी वो आर्थिक रूप से मजबूत होती चली गई। इस तरीके से आपका जो आर्थिक सेगमेंट आपका होगा, जो ब्रिटिश टाइम की आपकी जो आर्थिकी होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतनी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, मेंस के हिसाब से। अब है फिर शिक्षा वाला टॉपिक की उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा की व्यवस्था पे चर्चा की है, या शिक्षा में क्या आपका विकास हुआ, क्या कार्य हुए, इन सब को लेकर आपको एक सवाल तैयार करना है। तो शुरुआती दौर हम जब देखेंगे 1815 से और 1850 का बीच, ठीक है। तो 1815 में क्या होता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के ब्रिटिश जब अधीन हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो शिक्षा पर ध्यान था वो सीमित मात्रा पे था, ठीक है। अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्रशासनिक जो कार्य थे उनके, उसके लिए क्या है, कर्मचारियों की एक तैयारी करना था, ठीक है। जो क्या होगा, जो रंग नस्ल से तो आपके हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन उनका जो मानसिक तौर से हम कहते हैं उस तरीके से हम क्या होंगे, ब्रिटिश होंगे, ठीक है। तो मिशनरियों ने क्या किया, आपकी जो शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया शुरू में। और पहली आपकी जो आधुनिक पाठशालाएं अगर देखने को मिलती है आपकी मिशनरियों के द्वारा ही खोली गई, और जहाँ शुरू में क्या करते थे, ईसाई आपके जो धर्म ग्रंथों के उनको पढ़ाते थे, और अंग्रेजी भाषा आपकी पढ़ाई जाती थी उन मिशनरी के द्वारा। तो शुरुआती दौर में आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मिशनरी शिक्षा का योगदान, तो आपको कई सारी जो मिशनरी उस टाइम पे थी वो जब उत्तराखंड में आए तो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया आपकी शिक्षा में, चाहे वो मोरावियन मिशनरी हो, अमेरिकन मिशनरी हो, ठीक है। तो इन्होंने पिथौरागढ़ जोहार घाटी में आपके स्कूल खोले। अमेरिकन जो मिशनरी थी आपको टिहरी और देहरादून आके जो क्षेत्र हैं उसमें आपकी कार्य लगी हुई थी। इन स्कूलों में आपका अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, भूगोल और जो बाइबल संबंधी आपका जो ईसाई धर्म वगैरह आपका पढ़ाया जाता था। स्थानीय लोगों में इससे साक्षरता का प्रसार हुआ मिशनरी शिक्षा के माध्यम से, लेकिन जो धर्म परिवर्तन था उसका भी भय आपका एक प्रॉपर तरीके से बना रहा इन मिशनरी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब आता है सरकारी प्रयास का कि भाई, तो 1854 का आपका जो वुड डिस्पैच आता है, तो उसके आने के बाद जो एक औपचारिक शिक्षा नीति बननी शुरू होती है, ठीक है। जब 1854 का जो वुड डिस्पैच आ गया उसके बाद जब आप देखते हो तो ये फिर आपका जो औपचारिक शिक्षा नीति होती है वो आपकी बनती है। अब जो कुमाऊं और जो गढ़वाल मंडल होता है उसमें आपका जो अंग्रेजी माध्यम के आपके स्कूल खोले गए, ठीक है। देहरादून आपका हो गया, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, मसूरी जैसे शहरों में आपके मिशनरी और सरकारी स्कूल आपके बनते हैं। शिक्षा का जो मुख्य लाभ था वो शहरी और जो उच्च वर्ग को ही मिला, ग्रामीण और जो निम्न वर्ग थे वो आपके हमेशा से ही वंचित बने रहे, ठीक है। फिर आप क्या आता है कि भाई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से इस टाइम पे, तो प्रमुख कौन से स्कूल किस तरीके से संस्थान किन किन का इस टाइम पे निर्माण हुआ।
तो आप देखते हो कि जो थॉमसन कॉलेज रुड़की वाला है आपका 1847 का, वो आपका बना है इसी टाइम पे। इंजीनियरिंग संस्थान है आपका, एशिया का पहला है। सेंट जोसेफ जो कॉलेज आपका नैनीताल का, वो आपका इसी टाइम पे बना हुआ है, मिशनरी संस्थान है। शेरवुड कॉलेज आपका नैनीताल का है, 1869 का आपका जो है अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। अल्मोड़ा पौड़ी पिथौरागढ़ में भी संस्थान है। देहरादून में आपका जो FRI है, ये सब सैनिक स्कूल आपका हो गया। ये सब क्या है आपके इसी टाइम पे, ब्रिटिशों के टाइम पे आपका जो एक प्रमुख कुछ शैक्षणिक संस्थानों का बना हुआ है। 1857 में आपका जो वेलम गर्ल्स देहरादून में आपका इसका निर्माण हुआ। रैमजे इंटर कॉलेज आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलता है 1870 में। बुद्ध स्टॉक स्कूल मसूरी में देखने को मिलता है आपको 1900 के, मतलब असंख्य रूप में आपके प्रमुख आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे आपके स्कूल कॉलेज और संस्थान आपके थे ब्रिटिशों के द्वारा वो उत्तराखंड में खोले गए। तो ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का चरित्र हम और सीमाएं की बात की जाए तो शिक्षा भाई उनका जो मुख्य थी, उसका जो माध्यम था अंग्रेजी माध्यम पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य सीधा था आपका, जो नौकरशाही थी ब्रिटिश थी, उसके लिए आपके क्लर्क वगैरह तैयार करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बहुत धीमा था, और जो लड़कियां थी उनमें तो शिक्षा जो आपकी लगभग नगण्य ही रही, ठीक है। तो लड़कियां आपकी जो महिलाएं हो तो हर काल में आपके उन्हें दबाया गया है, उन्हें उनका शोषण होता गया है, ठीक है। प्रभाव की बात की जाए तो सकारात्मक प्रभाव हम देखेंगे तो शिक्षा के प्रसार से क्या हुआ कि एक नए मध्यम वर्ग था उसके उदय आपको देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार आंदोलन है, और जो राष्ट्रीय चेतना का विकास आपका जो है शिक्षा के प्रसार से आपको देखने को मिलता है। जब आधुनिक सोच आपके पास आती है, वैज्ञानिक सोच आपके पास आती है। अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाए तो उससे आपके आधुनिक विज्ञान आपका हो गया, गणित हो गया, प्रशासन की जो समझ होती है वो धीरे धीरे आपकी बननी शुरू होती है। ये आपके कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको शिक्षा के उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। नकारात्मक की बात की जाए तो शिक्षा केवल शहरी और उच्च वर्ग तक सीमित रही। भारतीय संस्कृति और जो परंपरागत आपका जो गुरुकुल प्रणाली थी उसकी उपेक्षा की गई, वो उपेक्षित हुई। और जो स्थानीय भाषाएं आपकी जो गढ़वाली आपकी हो गई, कुमाऊनी वगैरह हो गई, इसको प्रॉपर तरीके से बढ़ावा नहीं मिला। तो ये कुछ आपके नेगेटिव फॉर्म में आप चीज़ों को डाल सकते हो, ठीक है। फिर एंड में आपको एक कंक्लूजन देना है, एक निष्कर्ष आपको देना है कि भाई ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड की शिक्षा नीति जो आपकी थी, शिक्षा व्यवस्था थी, वो सीमित थी, वर्ग आधारित थी, और औपनिवेशिक उद्देश्यों पर ही वो उन उद्देश्यों पर ही वो फोकस रही, अपने फायदे के लिए फोकस रही, ठीक है। उनका ऐसा नहीं था कि उन्हें बिल्कुल उत्तराखंड के समाज को शिक्षित करना है, अपने सिर्फ मतलब के लिए वो शिक्षा का यहाँ प्रसार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। यद्यपि इससे आधुनिक शिक्षा और जो जागृति का मार्ग खुला, परंतु ये शिक्षा आपकी जो है समानता और सर्वसुलभता प्रदान नहीं कर सकी, ये आपको जानते रहना है। और इसी शिक्षा ने क्या है बाद में आपका स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड में आपका जो सामाजिक चेतना है उसको भी आपको जन्म दिया। तो ये आपका हो जाता है आपका शिक्षा वाला सेगमेंट। तो शिक्षा वाला टॉपिक आपको इस तरीके से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो आप क्या किसमें डालना है आपको। शुरुआती रोल डालना है, मिशनरी शिक्षा का योगदान डालना है, सरकारी प्रयास डालना है, आपके जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है वो डालना है, शिक्षा का चरित्र क्या था, सीमाएं क्या थी, प्रभाव आपको सकारात्मक और नकारात्मक डालना है, और एंड में आपको एक कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो शिक्षा वाला होगा भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब आपका अगला आता है आपका उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की आपकी जो स्वास्थ्य को लेकर आपके क्या चीज़ें किस तरीके से आपका काम हुआ, ठीक है। शिक्षा में देख लिया। अब आपका जो एक आखिरी बचा है वो आपका है स्वास्थ्य वाला ब्रिटिश से संबंधित, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम खत्म कर लेते हैं आपका। तो हेल्थ वाली बात देखना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रिटिशों की तरह क्या क्या काम किए गए, किस तरीके से काम किया गया, और क्या क्या इसमें चैलेंजेस वगैरह, क्या समाधान, किस तरीके से आपको टैकल करके टॉपिक को लेके चलना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो जो बात कर रहा है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन काल में चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी किस तरीके से थी, तो हम वही प्रारंभिक स्थिति हम देखेंगे 1815 से पहले क्या था। तो 1815 से पहले आप जब देखोगे तो उत्तराखंड में आपका जो है एक परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है वो प्रचलित थी। आयुर्वेद हो गया, जड़ी बूटी आपकी हो गई, लोक चिकित्सा आपकी हो गई, वैद्य वगैरह आपको देखने को मिलते थे। आज भी आप देखते हो तो आपके जो जड़ी बूटियाँ होगी, आपकी जो आपके आयुर्वेद संबंधित चीज़ें आपको उत्तराखंड के आपके कई आपके जो क्षेत्र हैं, कई आपके ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें आपका इन जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जो आपके जो पश्चिम की दवाइयों को छोड़ के उनका आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी आपका इलाज जो आपका हो, चाहे सांप के काटने का हो, चाहे कोई जहर का हो, पेट दर्द का हो, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं बिच्छू के काटने का हो, इनसे भी आपको समय समय पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उनसे भी आपको ज्ञान जो आपका है मतलब बीमारियों का समाधान आपको बेसिकली आपको मिल जाता है उन सब। तो कहने का मतलब ये कि जो 1815 से पहले आपकी जो पद्धतियाँ थी या उत्तराखंड में प्रचलित रही थी, ठीक है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे जड़ी बूटियाँ हो, चाहे लोक चिकित्सा हो, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपके जो लोग थे वो स्थानीय आपकी जो औषधियाँ थी उनकी पौधों पर वो निर्भर रहते थे, ठीक है। औपचारिक जो अस्पताल या आप हम कह सकते हैं जो आधुनिक चिकित्सा जो सुविधाएं थी उस टाइम पे उत्तराखंड में उतनी विकसित नहीं थी, या मतलब ना के बराबर थी, या नहीं थी, मतलब नहीं थी, ठीक है बेसिकली। दूसरा हम देखते हैं आपका जो ब्रिटिश आगमन हुआ जब 1815 के बाद, तब क्या हुआ, तब ब्रिटिशों ने क्या किया कि जो सैन्य छावनियाँ उनके जो कैंटोनमेंट्स थे और जो प्रशासकीय केंद्र थे उनमें क्या किया उन्होंने, अस्पताल और जो डिस्पेंसरी आपकी थी उनको स्थापित करना शुरू किया।
और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो उनके सैनिक वगैरह हैं, जो उनके अधिकारी वगैरह हैं, सिर्फ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। जनता के लिए जो चिकित्सा सेवाएं थी वो सीमित और नगण्य रही शुरू में, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। फिर क्या होता है कि जब मिशनरियों का योगदान आपका है, तो मिशनरियों ने काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने कई अस्पताल और कई औषधालय खोले, ठीक है। चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे देहरादून हो, इसमें कई आपको मिशनरी जो अस्पताल है उसमें आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। महिलाओं और जो बच्चों के लिए आपकी कई मिशनरी जो डिस्पेंसरी वगैरह खोली गई। मिशनरी अस्पताल ने किया कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अपना धर्म प्रचार भी किया। तो मेन मोटो था उनका धर्म प्रचार करना ही था, चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे आपका स्वास्थ्य के संदर्भ में हो। उसके साथ साथ भी एक अप्रत्यक्ष जो था उनका, वो फिर वो स्वास्थ्य शिक्षा आपका जो उसमें जो आपका विकास हुआ, वो फिर उसी का आपका एक परिणाम था। प्रमुख चिकित्सा संस्थान कौन कौन से खुले इस टाइम पे, तो आपका जो देहरादून का सिविल अस्पताल आपका हो गया, अल्मोड़ा मिशन अस्पताल आपका हो गया, महिलाओं की चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिथौरागढ़ आपका हो गया, लैंसडाउन, रानीखेत, नैनीताल जो छावनी है वगैरह, उनमें आपके सेना अस्पताल आपके खुले। और 1906 में आपको देहरादून में 2 हॉस्पिटल की आपकी स्थापना होती है। तो ये कुछ आपके प्रमुख आपके जो चिकित्सा संस्थान है, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। 1906 का शायद, वैसे तो 99% मुझे पता है कि शायद यही है, ठीक है। तो प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब देखो तो प्रमुख कुष्ठ आश्रम थे, अल्मोड़ा में खोला उन्होंने, पिथौरागढ़ में खोला, आपके हल्द्वानी में प्रमुख आपके कुष्ठ आश्रम खोलते हैं। ब्रिटिश डिस्पेंसरी आपकी टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल में आपको डिस्पेंसरी आप खुलती हैं प्रमुख, आपको इनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। जन स्वास्थ्य और रोग की बात कीजिए तो मलेरिया आपका हो गया, हैजा हो गया, चेचक हो गया, प्लेग हो गया, इनकी जैसी जो महामारियाँ थी उत्तराखंड में फैली हुई थी, उन पर उन्होंने काम किया। इन बीमारियों से निपटने के लिए उन्होंने जो टीकाकरण आपका था, वैक्सीनेशन था, वो शुरू किया ब्रिटिशों ने। ग्रामीण इलाकों में आप जब देखते हो तो चिकित्साएं जो सेवाएं थी वो लगभग न के बराबर थी, ठीक है। महामारी के समय आप देखते हो तो कई लोग जो पर्वतीय आपकी जड़ी बूटियाँ थी उन पर ही आपको निर्भर रहती थी। औषधि और जड़ी बूटी, तो ब्रिटिशों ने आप जब देखते हो कि उत्तराखंड की जड़ी बूटियाँ थी उनका महत्व पहचाना उन्होंने। जड़ी बूटियों को बड़े पैमाने पर उन्होंने संग्रह और निर्यात करना शुरू किया। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा का महत्व था वो घटता गया हालांकि, और जो पश्चिमी आपका चिकित्सा था, आधुनिक चिकित्सा था, उसका काफ़ी विस्तार हुआ, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा की बात की जाए तो हालांकि जो औपचारिक मेडिकल कॉलेज वगैरह तो उस टाइम पे आपको उत्तराखंड में नहीं बने थे, लेकिन जो नर्सिंग ट्रेनिंग आपका हो गया, जो पैरामेडिकल सेवाएं उस टाइम पे उत्तराखंड में देखने को मिलती है ब्रिटिश काल के टाइम पे। और जो आपके प्रशिक्षित डॉक्टर वगैरह थे वो मुख्यतः बाहर से आपके आते थे, ठीक है। सीमाएं और प्रभाव क्या रहा स्वास्थ्य का उस टाइम पे, ब्रिटिश स्वास्थ्य का, तो आप जब देखोगे स्वास्थ्य सेवाएं आपकी जो केवल शहरी और सेना क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण जो दूरस्थ आपके क्षेत्र थे वहाँ जनता तभी भी आपका जो पारंपरिक चिकित्सा थी उन पर निर्भर रह रही थी। सकारात्मक प्रभाव के रूप में आप देख सकते हो कि आपके जो आधुनिक चिकित्सा का प्रवेश उत्तराखंड में हो चुका था। टीकाकरण आपका जो अस्पताल प्रणाली थी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और स्वास्थ्य सेवाओं का एक ढांचा था, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार हो चुका था। तो ये कुछ फायदे के रूप में आप थोड़ा सा देख सकते हो। और एंड में वही आपको एक कंक्लूजन बता देना है कि भाई ब्रिटिश काल में चिकित्सा स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी आपकी वो औपनिवेशिक हितों पर केंद्रित थी। सैनिकों और जो अंग्रेज अधिकारियों की सेहत, मिशनरियों का धर्म प्रचार आपका हो गया, और जड़ी बूटियों का आपका दोहन, इसका आपका डालना है। और साथ ही फिर भी यही समय आपका उत्तराखंड में आपका जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की नींव बना, जो बाद में स्वतंत्र भारत में आपका विस्तृत रूप धारण करता है। तो ये आपका बेसिकली स्वास्थ्य का सेगमेंट आपका हो जाएगा, जिसमें आपको इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब बैक टू द सिलेबस हम अगर आए तो इसमें अब देखो, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपको हो गया, शिक्षा आपका हो गया, चिकित्सा स्वास्थ्य आपका, व्यवस्था ये आपका हो गया ब्रिटिश वाला कंप्लीट, ठीक है। कल वाले टॉपिक में आपका जो आपका पत्रकारिता का विकास रहा है उसे देखेंगे, और टिहरी रियासत का हम जो सेगमेंट थोड़ा शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 3 क्लास में भी और लगेगी, 2 क्लास 5 क्लास में आपको उत्तराखंड ब्रिटिश शासन में खत्म हो जाएगा, 5-10, और 3 क्लास में आपका हो जाएगा 5-6 मान के चलो राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। तो कल अब हम देखेंगे आपका जो स्थानीय आपका जो भाषा की जो पत्रकारिता आपका जो वह पत्रकारिता आपके उत्तराखंड में रही, उसका विकास किस चरणों में आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से आपको विकास हुआ, ठीक है। प्रमुख पत्र वगैरह और इनका जो विकास क्रम, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से कल समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको कुछ डेटा नहीं मतलब वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको, कुछ हेल्प हो रही है आपकी तैयारी में, तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और कमेंट तो आपको जरूर करना है, कमेंट में आपको बताना है कि मुझे क्या दिक्कत है, या मुझे इस टॉपिक में हेल्प चाहिए, या फिर हमें इस वीडियो इन टॉपिक्स में, या मतलब कुछ भी आपका जो मेंस को रिलेटेड कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बताओगे, फिर मैं उस पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों के बीच। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके अपर पीसीएस की, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, 2026 का अटेम्प्ट देने की चाहत रख रहे हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। उनके लिए फ्री गाइडेंस के रूप में ये चैनल आपका काम करेगा। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको दिन वाली हिंदी क्लास में। तब तक के लिए आप
ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जल्दी मिलते हैं आपको दिन भर की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।